So in this class, we will learn about two things. पहला target है to understand phasors, and the second is to understand what are plane waves. Okay, ये दो चीजें हमें करनी है. So I hope you remember last time जब हम लोग superposition principle पढ़ रहे थे, जिसमें we had a wave and we were having some other wave of, let's say, similar frequency or same frequency, but was having some phase shift, then the addition of the two waves which was to be plotted was quite difficult. For example, यहाँ देखेंगे तो it would be something like, here it would be 0 because here you will have a wave like this, but here you have it like this. So a 0 minus, so the total would be minus, but here you would see that it would be going to be positive because here it is 0, ये positive है. So the net superposed wave जो आपको psi1 और psi2 के addition की वजह से मिलेगी, it would be somewhat different in phase, it would be somewhat different in amplitude as well. Okay, ये last time हमने करके देखा था, we tried that. अब इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन कि एक वेव दूसरी वेव के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ फेज है, इन फेज है, अगर फेज डिफरेंस है तो कितना है, एम्पलीट्यूड में क्या फर्क है, ये रिप्रेजेंटेशन या ये नोटेशन के लिए हम यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फेजर्स. ओके, तो पहली चीज नोट कीजिए दैट फेजर्स आर ओनली फॉर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. Only for waves of same frequency. Phasors are for waves of same frequency. Okay, only one frequency is there, some omega. और तब हम phasors का यूज कर सकते हैं ये पता लगाने में कि एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी वेव के रिस्पेक्ट में क्या है, या एक वेव जो कि डेफिनेटली साइनसॉइडली वेरिंग वेव होगी या हार्मोनिक वेव होगी, उसका फेज दूसरे वेव के रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंट है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू. ठीक, तो सबसे पहले हम एक सिंपल साइन वेव बनाएं. Okay, let me call this as some psi1 given by a1 sin omega t. Psi1 is equals to a1 sin omega t. Here you have a similar wave but having different amplitude. इसकी जो वेव है, यहाँ जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है. Okay, let me call this as psi2 is equals to a2 sin omega t. तो जो फ्रीक्वेंसी है ये वो सेम है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. अब आप देखें, जो फेजर है वो दरअसल इसेंशियली मात्र एक एरो होता है, जस्ट दिस, केवल एक एरो. इस एरो की जो लंबाई है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड क्या है वेव का. एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, और एक्स एक्सिस के साथ ये एरो कितना एंगल बना रहा है, वो डिफाइन करता है कि आपकी वेव में एक सिंपल साइनसॉइडल वेव से क्या फेज डिफरेंस है. हियर इफ आई से दिस इज द एक्स एक्सिस, तो फेज जो एंगल है जो ये एरो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है, व्हाट इज दैट एंगल, 90. it is just 0 degrees. Fine, so there is no phase difference as such. So I will say that my x-axis is the reference, okay, and
my phasor is not making any angle other than 0. It is making an angle of 0 degrees with the reference. Therefore, there is no phase difference between reference and my wave. कोई phase difference नहीं है. And this length of the arrow determines what is going to be the amplitude of your wave. अब इसी diagram में if I will use and I want to represent this wave, तो होगा क्या? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है और फेज डिफरेंस भी नहीं है, बट एम्पलीट्यूड थोड़ा सा अलग है. दैट्स व्हाई ये जो ब्लैक वाला था उसका एम्पलीट्यूड था A1 और जो ग्रीन वाला है उसका एम्पलीट्यूड है A2. तो इन दोनों वेव्स में कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक एम्पलीट्यूड डिफरेंस जरूर है और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है. फाइन. ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपकी जो वेव्स हैं, यानी हमेशा फेजर्स जो है कंपैरिजन के लिए लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं दो या दो से अधिक वेव्स को कंपेयर करने के लिए. ठीक. तो अभी फिलहाल केवल हम इतना देखेंगे कि एक वेव का फेजर दूसरे वेव से कैसे रिलेट करेंगे. हम आगे देखेंगे कि इसका महत्व क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में. अब क्या करें, हमारे पास ये वेव है जो कि आपने ली, विच इज जस्ट A1 sin omega t or A sin omega t. Okay, this is the wave. Let me call this as some psi is equals to A1 sin omega t. तो इसका जो फेजर आप बनाएंगे that would be just, क्या होगा इसका फेजर? It would be just an arrow making 0 degree angle with the x-axis और इस arrow की लेंथ होगी A1 के बराबर. Now, if I say that my wave is a progressive wave, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है आपकी वेव किसी एक दिशा में चलती भी है. तो इसका मतलब मान लेते हैं, चलो लेफ्ट डायरेक्शन में मेरी वेव चल रही है. माय वेव इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. माय वेव इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. अब लेफ्ट डायरेक्शन में कुछ समय बाद देखेंगे तो यही वेव हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी. दिस सेम वेव would look something like this if you would look at it after some time period. Okay, it would become something like this. At x equals to 0, initially our wave was 0, but now because I am saying that my wave is progressive with respect to time, it moves. Now at x equals to 0, it is not equal to 0, rather it is having some positive value or amplitude at x equals to 0. ये जो वेव है, इस तरीके की वेव जो होगी उसे मैं कोई वेव psi 2 is equals to, क्योंकि मेरा एम्पलीट्यूड सेम है वैसे ही रखूंगा, साइन भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट आई विल हैव, लेट्स से एक फेज डिफरेंस आ गया है पाई बाई 3 का. देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 3 इन इट. नाउ आई हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 3 व्हेन आई सी दैट माय वेव इज प्रोग्रेसिंग, माय वेव इज प्रोग्रेस्ड. ठीक है. अब इसका फेजर बनाना होगा with respect to A1. So you will draw A1. Okay. लेकिन इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बाद में हमारी प्रोग्रेस से वेव की वजह से होकर आई है, जिसमें एक फेज डिफरेंस है, व्हाट यू विल डू, आप अगर लेफ्ट दिशा में चल रहे हैं, यानी योर वेव इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, देन यू विल राइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो कैसी होती है? इट इज लाइक दिस. द हैंड्स इन द क्लॉक, जो घड़ी की सुइयां हैं वो ऐसे चलती हैं. लेकिन आपको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि ऑपोजिट दिशा में होगा. प्रवीण, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं प्लीज. यस. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी विल मूव और एक एरो बनाएंगे जिसमें कि रेफरेंस से कितना एंगल होगा. व्हाट इज द फेज डिफरेंस? यू सी, व्हाट इज इट? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पाई बाई 3. और क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो इस एरो का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए?
बताएं इस एरो की लेंथ कितनी होनी चाहिए? a1 के ही बराबर। ठीक, क्योंकि एक ही वेव हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे दिशा में चल रही है। नाउ कुछ और समय दिया हमने, थोड़ा और समय दिया, कुछ और समय बाद देखा तो हमारी वेव कुछ ऐसी हो गई। Okay, now it has become some psi 3 which is equals to a1 sin omega t plus pi by 2, कुछ ऐसी हो गई। अब बताएं, एक तो आपके पास है, यू हैव दिस रेफरेंस a1, एंगल बना रहा है 0 का, देन यू हैव एक ये ग्रीन वाला जो था a1 एंगल बना रहा था पाई बाई 3 का यहां से। अब आपके पास एक और होगा फेजर ही जिसका कि एम्पलीट्यूड a1 ही होगा, लेकिन एंगल कितना बनाएगा? पाई बाई 2 का, यहां से यहां तक। ओके, तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिससे केवल ये देख के बता दें कि इन दो वेव्स में क्या फेज डिफरेंस रहा होगा, उसे हम फेजर नोटेशन कहते हैं या फेजर रिप्रेजेंटेशन। और आप देखें कि अगर एक ही वेव को प्रोग्रेसिव वेव बनाकर मैं बता रहा हूं तो ऐसे करके इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा। तो देखें इसी वेव में और समय दे दिया प्रोग्रेस करने के लिए इस दिशा में, तो ऐसा भी हो सकता है that our wave becomes something like this, that you will now see some psi 4 which is equals to a1 sin omega t plus pi। ओके, और तब आप ये चारों रिप्रेजेंट करेंगे, you will have this, you will have this wave as well, you will have this one as well, all are having amplitude same, and now you will also have a phase difference of pi to be represented in like this, making angle of total pi। ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि माय वेव इज प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर माय वेव वुड हैव बीन प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो मैं क्लॉकवाइज घुमाता उसे। फाइन, तो एक्चुअली फेज जो है वो ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को ऐसे रोटेट करता रहेगा, और आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पता चल जाएगा कि मेरी रेफरेंस वेव से अभी फिलहाल जो वेव मैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू सम t प्राइम देख रहा हूं वो कैसी दिखेगी। ठीक, तो आपके पास जैसे तुषार गोयल, यू हैव अ क्वेश्चन, यस प्लीज। सर जैसे आपने बोला हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज करते तो हमें वेव सर नेगेटिव टू पॉजिटिव दी जाती। तो फिर वो पॉजिटिव एक्स दिशा में मूव कर रही होती, बिल्कुल ठीक। ओके सर, थैंक यू। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती जा रही है, ये फेस एंगल चेंज होता जा रहा है, एंड यू नो दैट जो एंगल है वो साइक्लिक होते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा 2 पाई यानी 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो दिस एरो which is of fixed length is rotating in anti-clockwise direction like this as we are seeing different photographs of wave। तो ये देखें, ये वेव के अलग अलग चित्र हैं। सबसे पहले ऐसी दिख रही थी, इट वाज लुकिंग समथिंग लाइक दैट, फिर ये ऐसी दिखने लगी, वही वेव कुछ अन्य समय पर, फिर ऐसी दिखने लगी, फिर ऐसी दिखने लगी। नाउ इट विल मूव अहेड, और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इट वुड अगेन लुक समथिंग लाइक दिस। सो इट इज साइक्लिक, इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ विद टाइम एज वेल एज इन स्पेस, बट हाउ टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग फेजर्स दैट यू गॉट टू नो। तो ये आइडिया होता है फेजर्स का। यू हैव एन एरो मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस एंड दैट्स इट। और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, आप एम्पलीट्यूड लिखेंगे a और एंगल बना के इसके अंदर एंगल लिख देंगे, लो जी 30 डिग्री। अब a 30 डिग्री का मतलब है ये वाला जो वेक्टर है, यानी ये वाली जो वेव है वो 30 डिग्री के फेज डिफरेंस से चलेगी एक नॉर्मल साइन ओमेगा टी वाली वेव से। गॉट इट? और इसका एम्पलीट्यूड a होगा। तो केवल एक एरो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन ये देख के मिलेगी कि ये किस गति से घूम रहा है वेक्टर।
खैर हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन इस फेजर के मूवमेंट से पता चल जाती है। ओमेगा टी टाइम्स या ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है इसके ऐसे रोटेट करने की, उससे पता चल जाता है कि फेज अपने आप को कितनी देर में रिपीट कर रहा है। दैट इज साइक्लिक। एक हुई चीज ये। अब इसी फेजर रिप्रेजेंटेशन को आप दो इंडिपेंडेंट वेव्स को ऐड करके, यानी दो इंडिपेंडेंट वेव का एडिशन क्या कहलाता है? अगर मैं दो वेव की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टरबेंस देखना चाहूं तो उन वेव के अलग अलग डिस्टरबेंस को ऐड कर दूं, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी दोनों वेव को मिला के ऐड करके क्या वेव बनेगी वो भी पता कर सकता हूं। और दो वेव मिलने के बाद हो सकता है उनका फेज डिफरेंस दोनों जैसा ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेव psi 1 which is let's say equals to a1 sin omega t plus some angle phi 1, और दूसरी वेव है psi 2 is equals to a2 sin omega t plus some angle phi 2। तो अब इन दोनों के एडिशन की वजह से जो वेव आएगी जरूरी नहीं है कि उसका एम्पलीट्यूड इस जैसा ही होगा या टोटल हो जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन फेज डिफरेंस क्या है। तो फाइनली हम कह देते हैं हमारे पास कोई एक वेव आएगी a3 sin ओमेगा टी प्लस फाई 3 टाइप की, जो कि हम साई 3 कहेंगे, जो इन दो वेव के सुपरपोजिशन से मिलकर बनी होगी। अब इसे फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करें वो तरीका है जो हमें आज की क्लास में समझना है, सीखना है। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। फेजर्स का यूज करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आपको समझाना है या समझना है तो एक तरीके से वेक्टर एडिशन जैसा है, लेकिन एक्चुअल वेक्टर एडिशन नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स में एरो जिस दिशा को पॉइंट करता है वो उसका कुछ मीनिंग होता है। फेजर्स में एरो कहीं भी पॉइंट करे उसका मीनिंग नहीं है, हमें तो केवल एंगल से मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसलिए फेजर्स और वेक्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, अब आते हैं वो चीज समझते हैं, हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं या दो वेव्स हैं जो फेजर में रिप्रेजेंटेड हैं, उनका सुपरपोजिशन करके कैसे पता लगाया जाए व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। फाइन, नाउ लेट अस डू दैट, वी हैव टू डू दैट नाउ। तो तरीका है ये। पहली चीज फिक्स रखिए कि ओमेगा दो है, दोनों ही वेव का फिक्स्ड होना चाहिए। अलग अलग ओमेगा दे दिया जाएगा तो इस यूनिट को तो यूज नहीं कर पाओगे, आपको यूनिट 2 के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अलग अलग ओमेगा नहीं होना चाहिए, सिंगल ओमेगा चलेगा। फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी मोनोक्रोमैटिक्स, दोनों वेव जो अलग अलग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो कम से कम सेम। अब मान लीजिए आपकी कोई एक वेव थी, इट वॉज रिटन लाइक दिस। इट वॉज सम a1 मेक एन एंगल ऑफ phi 1। ये पहली वेव हुई। अब इसको बोलते हैं टिप टू टिप एडिशन। टिप टू टिप एडिशन। ओके, तो हम क्या करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस टिप टू टिप एडिशन, अगली जो वेव है, दूसरी जो वेव है विच इज phi 2 और psi 2, इसको यहाँ पे एक रेफरेंस ले लें। यही जो अगली वेव शुरू करें उसको इस पॉइंट से करें जहां पे पहली वेव का एरो है, वहां इसे हम टिप टू टिप नहीं टिप टू टेल कहते हैं। टिप टू टेल, जहां पर psi 1 की टिप खत्म हुई। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करो। मोहित गौतम, यू नीड टू प्लीज, या। तो ये देखें, दिस इज psi 1, इसको फेजर में रिप्रेजेंट किया है, इसका एम्पलीट्यूड है a1 और इसका फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्स एक्सिस जो है वो है phi 1। तो जब आप फेजर्स को ऐड करते हैं तो तरीका है टिप टू टेल एडिशन का,
यानी जहां A1 यानी साई1 की टिप खत्म हुई, वहीं से टेल शुरू होगी किसी दूसरे वेक्टर phi2 की। अब ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है A2 एंड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, ये देखिए ये दोनों पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के, तो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ psi2। तो ये psi1 एंगल बना रहा था, ये psi2 एंगल बना रहा है, ये psi1 एंगल बना रहा है। फाइन। अब आपको निकालना है सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन निकालने के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जैसे आप दो वेक्टर का एडिशन करते हैं, इस पॉइंट से उठा के इस फाइनल को जोड़ दीजिए, एंड दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A3, और एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है वो phi3 भी मिल गया आपको। इतना आसान। ऐसे मत पता चल जाएगा कि अगर मैं दो वेव्स हैं वो अगर ऐसे ऐड की जाए तो फाइनल एम्पलीट्यूड जो आएगा फाइनल वेव का व्हाट दैट विल बी, ये पता चल सकता है। और आपको ये पता चल सकता है कि टोटल फेज डिफरेंस जो psi3 बनी यानी सुपरपोज्ड वेव का होगा वो क्या होगा, दैट यू कैन फाइंड। तो क्या ये तरीका समझ आया? यू हैव टू प्लेस गिवन वेक्टर, इसकी टिप पे दूसरे वेक्टर की टेल, और फिर फाइनली ओरिजिन से फाइनल वेक्टर को मिला देना है, एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा और एंगल भी पता चल जाएगा, यानी फेज डिफरेंस, फाइनल फेज डिफरेंस भी पता चल जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अगर है तो नहीं सर। तो एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं दो वेव्स दी हैं, psi1 is equals to A1 sin omega t, psi2 is equals to A2 sin omega t। ओके, psi1 का फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ psi1? एन एरो, मैं थोड़ा सा बोल्ड करके बना रहा हूं इस एरो को, जिसकी लेंथ कितनी है A1, और एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से 0। अब मुझे इसमें ऐड करना है ये दूसरी वेव विच इज A2 sin ओमेगा 2, मुझे दूसरी वेव ऐड करनी है, ठीक, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, केवल ऐड करनी है। ऐड मतलब सुपरपोज करनी है। सुपरपोजिशन का रूल क्या बताया, किस तरीके का एडिशन? टिप टू टेल। अब टिप टू टेल। हाँ, अब इस टिप पे आप दूसरा वेक्टर लेंगे जिसकी की लेंथ A2 होगी। अब देखो कोई फेज डिफरेंस तो है ही नहीं दोनों में, तो जो फाइनल वेव आई वो कितनी कैसी हो गई, जो फाइनल वेव आई वो सब हमारी ये हो गई, जिसका कि एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 होगा, और साइन ओमेगा टी कॉमन। यही तो करोगे जब आप psi1 प्लस psi2 निकालोगे, तो इट वुड बी नथिंग बट A1 प्लस A2 और साइन ओमेगा टी कॉमन। आसान था, इसमें तो कोई फेज डिफरेंस ही नहीं था, इसलिए निकाल लिया। तो हमें पता है कि ये बड़ा वाला वेक्टर है, उसकी एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 है, और कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू, कोई डिफरेंस फेज डिफरेंस है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक, एक एग्जांपल ये था, एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आपको एक वेक्टर ये दिया है विच इज A1 एंगल 0, लेट्स से, यानी एक वेव है psi1 इज इक्वल्स टू A1 sin ओमेगा टी, और दूसरी वेव है psi2 इज इक्वल्स टू A2 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो अब ये कैसे बनाओ? A1 तो बना दिया मैंने, आपने देख लिया, या psi1 तो मैंने रिप्रेजेंट कर दी फेजर्स में। अब सुपरपोजिशन भी करना है और फेजर रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, तो दूसरी वेव कैसे बनाओ? इट विल बी, इट्स सिंपल, यहां टिप से इसकी टेल शुरू हो, इसकी एम्पलीट्यूड A2 हो, और एंगल कितना बना रहा हो? पाई बाई 3। अब आप ऐड कर लीजिएगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। इट वुड बी सम टोटल फाइनल वैल्यू A, और ये टोटल एंगल बनाएगा कोई साइन। दैट्स इट, ऐसे निकाल सकते हैं आप। या फिर अब ये फेज पे डिपेंड करेगा कि फाइनल एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा। इस केस में देखा आपने, तो एनीवेज A1 और A2 दोनों से ही ज्यादा दिख रहा है ये, जो फाइनल A3 है या A जिसे मैं बोल रहा हूँ, टोटल A, उसकी लेंथ देखो A1 से भी ज्यादा है, A2 से भी ज्यादा है या नहीं? यस।
इसी केस में भी देखें, यहाँ पे भी A1 और A2 दोनों से ही फाइनल जो है टोटल A वो ज्यादा है। अब एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें आपका जो फाइनल एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाए। एक ऐसा केस देकर देखते हैं। तो टेक एंगल A1 एंगल 0, एक फेजर ये है, और दूसरी जो वेव है इट इज मेकिंग A2 एंगल 2π/3। ओके, ये एंगल 2π/3 का है, यानी आपका जो psi1 था इट वाज A1 sin ओमेगा t, और जो psi2 है इट इज इक्वल्स टू A2 sin ओमेगा t प्लस 2π/3। फाइन। अब जो फाइनल होगा, फाइनल वेक्टर जो आएगा इट वुड बी जस्ट दिस। तो आप देखें दोनों A1 प्लस A2 के सम से कम दिख रहा है, ये इतना बड़ा नहीं है ये वेक्टर। तो योर A एंगल फाई नाउ इज लेस देन A1 प्लस A2। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप एम्पलीट्यूड को ऐड करें और कर दी छुट्टी, ऐसा नहीं है। तो एम्पलीट्यूड भी पता चल गया और नेट फेज डिफरेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक वो भी पता चल गया। बाई चांस एक ये एग्जाम्पल लेके देखिए, इट इज वेरी नाइस एग्जाम्पल। तुषार, यस सर ये जो एम्पलीट्यूड हम निकाल रहे हैं दोनों को इक्वल भी आ सकता है ना, ना ग्रेटर हाँ देन हाँ भी हाँ आ सकता है। बिल्कुल, देयर इज नो सच बाउंडेशन। कई लोग ये सोचते हैं कि सुपरपोजिशन हो गया तो एम्पलीट्यूड तो ऐड ही हो जाना चाहिए A1 प्लस A2। वो प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है। यहाँ देखो, क्या इस A की वैल्यू A1 प्लस A2 के बराबर होगी या उससे कम होगी? सर कम होगी। कम तो कम होगी, होगी। उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, कम हो सकती है। करेक्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यू हैव a phasor, a wave which is something like this. Let me call it as psi1 is equals to A1 sin omega t, और इसमें ऐड करनी है एक दूसरी वेव जिसकी की वैल्यू है A2 sin ओमेगा t प्लस पाई। अब क्या करें, व्हाट टू डू? कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का। 180 डिग्री। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहां से उल्टी दिशा में आप एक वेक्टर देंगे, तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर अभी दिया गया है। अब जो फाइनल वेक्टर दूसरा है उसको टिप से टेल मिलानी पड़ेगी, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो यहां से यहां तक A1 है और यहां से यहां तक A2 है, तो बचा कितना? इट इज जस्ट दिस, A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 बचेगा, और एंगल 0 ही बना रहे हैं हम। तो आप ये भी चीज देखें कि नाउ इट वुड बी A एंगल 0, बट A की वैल्यू A1 माइनस A2 होगी। तो जो फेज है, ये फेज गवर्निंग फैक्टर हो जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, कि आपकी वेव है दो, कोई psi1 और psi2, वो सुपरपोज करके जो फाइनल एम्पलीट्यूड देंगी वो बराबर होगा, बढ़ जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा, क्या होगा? और अगर मान लीजिए A1 और A2 की वैल्यू ही बराबर थी, तो फाइनल क्या बचता वहां पे? What would you have been 0। left with? It would be a 0। point vector then. देखो, इस दिशा में चलते आप A1 और फिर उसी दिशा में लौट के आ जाते A1, तो माइनस करते तो पॉइंट वेक्टर बचता, और पॉइंट वेक्टर इज नथिंग, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वेव, इट रिप्रेजेंट वेरी काम सरफेस। दैट्स इट फॉर फेजर्स। क्या फेजर्स समझ आई? इतना ही है आपके सिलेबस में, कुछ यस एंगल्स, सर। कुछ एम्पलीट्यूड, कुछ एरोज। अब ये वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि वेक्टर में पर्टिकुलर दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से। यहाँ इसकी टिप का मतलब कुछ और है। इट इज जस्ट सेइंग कि आप जब सुपरपोजिशन लगाएंगे तो कैसे लगेगा, एंड दैट्स इट। ठीक। अब जरूरी नहीं है कि एक ही वेव का सुपरपोजिशन हो सकता है, दो ही वेव का सुपरपोजिशन हो सकता है, एन वेव्स का भी सुपरपोजिशन हो सकता है। ऐसे, फिर ऐसे जोड़ दिया आपने, फिर एक ऐसे जोड़ दिया, फिर एक ऐसे जोड़ दिया, फिर फाइनल वेक्टर निकाल के आपने बता दिया कि साहब ये होगा इन सारी वेव का सुपरपोजिशन, psi1 psi2 psi3 psi4 और फाइनल psi ये आ गया। तो ऑल आर मेकिंग सम फेज डिफरेंस और सम फेज एंगल्स, और फाइनल फेज डिफरेंस आपके पास ये है, जिसमें कि चार अलग अलग वेव्स जोड़ी जा रही है। ठीक, दैट्स इट। ये हो गई आपकी कहानी फेजर्स की। और बिकॉज दिस वाज नॉट रिलेटेड विद व्हाट वी हैव
बीन डूइंग, तो मुझे लगा कि एक लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको साउंड और इंटेंसिटी की भेजी जा सकती है। So now I will pause this recording and will do a separate part for plane waves.